मेरा नाम अरमान है और मैं 18 साल का हूँ। कहने को तो हम शहर में रहते हैं, लेकिन मेरा घर एक गांव में है। मेरे गांव के घर पर मेरे मामा मामी और मेरे नाना रहते हैं। मेरी मामी सबके लिए पुरानी बहू बन गई थी, लेकिन मेरे लिए वह अभी भी नई न विवाहित थी। मामा की शादी के 6 महीने बाद में गाँव के घर आया था। मेरे पापा की नौकरी शहर में होने की वजह से हमारा पूरा परिवार शहर में रहता था। अभी अभी मेरा प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ था और मैं थोड़ा ही फ्री हुआ था। फिर कुछ दिनों के लिए गांव जाने का फैसला किया, क्योंकि मैं अपने नई मामी के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया था। हमारे गांव के घर में छोटे मामा और नाना रहते थे। अब छोटे मामा और नाना की देखभाल करने के लिए नई मामी आ गई थी। मामा और मामी की शादी को 6 महीने हो चुके थे। उनकी शादी में मेरे पापा को ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए हमें तुरंत ही शहर लौटना पड़ा था। गांव पहुंचते ही मैं घर में अपना बैग रखा था, तभी मामी मेरे सामने का गिलास लेकर आई। तब मैं मामी को अच्छी तरह देख नहीं पाया, क्योंकि वह मुझे गिलास देकर तुरंत वहां से चली गई। मामी पूरा घर में पल्लू ओढ़कर ही घूमती रहती थी और मेरे नाना जी हर वक्त वहीं पर रहते थे। मेरी मामी बहुत नेक थी, वह मुझे जल्दी बात भी नहीं करना चाहती थी। गांव पहुंचने के अगले दिन में अपने दोस्तों के साथ तालाब में तैरने गया। शहर में उन सारी चीजों का अनुभव नहीं हो पाता था, इसलिए गांव आने के बाद लगातार 4-5 दिन तक मैं तालाब में तैरने जाता रहा। तैरने के बाद में किसी के साथ उसके खेत के फार्म हाउस पर चला जाता था। वह बहुत सारी प्राकृतिक चीज थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए पूरे 1 हफ्ते में मैंने खूब मस्ती की। 1 हफ्ते बाद मेरी मस्ती अचानक रुक गई, क्योंकि मेरे एक दोस्त को उसकी बहन के घर जाना था, इसीलिए उसने अपने फार्म हाउस की चाबी मुझे दे दी थी। अब मैं जब चाहूँ वहां जा सकता था, लेकिन उसके बिना वहां जाकर मैं क्या करता, इसलिए मैं घर पर ही रुक गया। उस दिन सुबह के 6 बज गए थे और मैं अभी तक स्नान नहीं किया था। मेरे नाना जी ने मेरा मायूस चेहरा देख लिया था। उन्होंने मुझे मेरे चेहरे के उतरे हुए भाव का कारण पूछा। मैंने अपने नाना को बताया कि मेरे एक दोस्त को कुछ दिनों के लिए उसकी बहन के पास जाना पड़ा है। घर में बैठकर मुझे बोर जैसा महसूस हो रहा है। आज मुझे तालाब में तैरने का भी मन नहीं है। तब मेरे नाना बोले, बस इतनी सी बात है, उदास मत होना। तुम्हारी मामी आदत की बहुत अच्छी है, वो मेरा सारा ध्यान रखती है, तुम्हारा भी वह ध्यान रखेगी। नाना को ऐसा बोलते ही मामी मुझे हैरान होकर देखने लगी। वह बहुत शर्मीली थी, लेकिन नाना की बात को टाल नहीं सकती थी। फिर मैं बाथरूम में जाकर बैठ गया और मामी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में जब मामी आई और मैं उनके बच्चे जैसा था, मुझे शर्म आ रही थी। तब मुझे समझ में आया कि पिछले कुछ दिनों से मैं किसी के साथ घूमने की बजाय अपनी मामी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, पहले से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की। इसलिए 1 हफ्ते में अगर मैं उनसे बात करनी शुरू की होती तो मुझे थोड़ी गुल मिल जाती। खैर, मैं खुद ही नहा लेता। उस समय मामी ने एक बार भी मेरी नज़र से नज़र नहीं मिलाई, शायद वह ज्यादा शर्मा रही थी। उसे थोड़ा बोलने के लिए मजाक में मैंने अपने ऊपर साबुन लगा लिया। मेरे की गए मजाक पर मामी ने कुछ नहीं कहा। वह बार बार पल्लू उठाने में लगी थी। बार बार पल्लू उठाने में उनकी साव जोर से खींच गया। मेरे मामी को कहा, मानी आप चली जाए, मैं नहा लूंगा। ऐसा कहकर वह तुरंत बाहर चली गई। मैं अपने शरीर पर पानी डाला और तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। बाहर मुझे नाना कहीं भी नहीं दिखाई दिए। बाथरूम से बाहर आकर मैं सीधे मामी के पास गया। मामी अपने कमरे में खड़ी थी। जब तक मैं वहां पहुंचा, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में मुझे देखते ही वह चौंक गई। वह बोली, अरमान तुम? मैंने कहा, हाँ मामी, मैं जल्दी से नहाकर आपके कमरे में आ गया। मामी, आप रोज तैयार होकर मामा जी के कमरे में जाया करिए। मेरी बात सुनते ही मामी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। फिर मैं उन्हें शांत कराते हुए कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ मेरी प्यारी मामी। मेरी बात पर मामी हंसने लगी। घर आने के बाद मैंने उन्हें पहली बार हंसते हुए देखा था। फिर मामी मेरे बाल पहुँचने लगी। फिर मेरे बाल पहुँचने के बाद मामी अपने कमरे से बाहर जाने लगी। तब मैंने उनसे पूछा, आप हमेशा इतनी थकी हुई क्यों लगती है? सब कुछ तो ठीक है ना? मेरी बात पर मामी कुछ नहीं बोली और वहां से चली
गई। उसी रात मुझे मामा के कमरे से उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मामा का कमरा ठीक मेरे कमरे से बगल में था। नाना का अपना एक अलग कमरा था, फिर भी कभी कभी वह छत पर सोते थे। उस रात नाना जी छत पर सोए हुए थे, इसीलिए उन्हें मामा की आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन मुझे मामा के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैं अपने कमरे से बाहर निकला, फिर मैं मामा के कमरे में झांक कर देखने लगा। उनके झगड़े का कारण मुझे समझ आ गया था कि मामी ने मामा से बात नहीं की और सो गई, इसलिए मामा गुस्सा कर रहे थे। ये सब मैंने देख लिया था। उनकी निजी बातें मुझे नहीं सुननी चाहिए थी, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर अगली रात मामी की अजीब आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी। वह अजीब आवाज़ में मेरे कानों में पड़ते ही मेरी मामी की कमरे में झांकने की उत्सुकता बढ़ गई। उनके कमरे में झांकने के लिए मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैं मामा के कमरे की तरफ मुड़ा ही था कि पीछे से नाना की आवाज़ आई। नाना जी अचानक छत से नीचे आ गए थे। शायद नाना की आवाज़ मामी के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि उनकी आवाज़ भी तुरंत बंद हो गई थी। मेरे नाना 70 साल के थे, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से वह बूढ़े नहीं थे। नाना की कठोर आवाज़ सुनकर मैं सर झुकाया, सीधा अपने कमरे में वापस चला गया। अगली सुबह नाश्ता करते समय भी मामा और मामी के बीच झगड़ा दिख रहा था। उन दोनों के एक दूसरे को देखने की जो नज़र थी वह मुझे साफ दिखाई दे रही थी। जरूर उनके बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। मामा रोज की तरह नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर दुकान के लिए निकल गए। पिछली रात ही मामी की आवाज़ से अजीब आवाज़ें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। तब मामी को मेरे सामने देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मोबाइल देखते देखते कुछ समय के लिए मुझे नींद आ गई। नींद से उठते ही मैं कमरे से बाहर आया। बाहर नाना जी और मामी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मामी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन नाना के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने जैसे ही दरवाजे पर कान लगाए, मुझे अपने नाना और मामी की आवाज़ सुनाई दी। आखिर मामी नाना के कमरे में क्या कर रही थी, वह भी अंदर से कुंडी बंद करके। अब मुझे अपने नाना पर शक होने लगा, लेकिन मैं जल्दी वहां से हट गया। मैं किचन से पानी पीकर बाहर आकर देखा तो मामी नाना के कमरे से बाहर आ रही थी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और बार बार नाना को बोल रही थी कि नाना जी, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ, मैं आपके लिए बादाम लाती हूँ। मामी ने मुझे देख लिया तो मामी ने मुझे भी बोला, अरमान तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने की थाली लेकर आती हूँ। मामी मुझे नज़र मिलाकर बात कर रही थी। वह नाना के कमरे में दूध लेकर गई थी, उनको भूख लग रही थी। मामा के घर में कुछ बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मामी दिखने में बहुत सुंदर थी। गांव के घर आने के बाद से मैंने देखा था कि नाना के घर से बाहर कभी भी जाते हुए नहीं देखा था, क्योंकि वह मामी को अपनी बेटी के जैसा समझते थे और मामी भी उनका एक बेटी की तरह ख्याल रखती थी, इसीलिए वह कभी भी बाहर भीतर नहीं जाते थे। हर 2-4 दिन में मुझे मामा और मामी के बीच कुछ गड़बड़ दिखाई देता था। शायद मामी मामा को अच्छे से बात नहीं कर रही थी, वह चाहते थे, और इसीलिए मामा चिड़चिड़ा हो जाते थे। रोज रात को मामा की चिड़चिड़ी आवाज़ मेरे कानों में भी पड़ती थी। दोपहर में मामा के घर ना होने पर मामी घंटे तक नाना के कमरे में बैठी रहती और उनसे बातें करती रहती, उनके लिए खाने का पूछती कि नाना जी आपको आज क्या खाना है, जो बोलोगे बनाऊंगी। 3 दिन में घर पर ठीक से ध्यान दिया तो धीरे धीरे सब बातें मेरी नज़र में आने लगी। एक बार मामा दोपहर में दुकान जल्दी बंद करके घर आए, उन्हें शहर में दुकान की कुछ सामान लेने जाना था। उस दिन दोपहर में ही वह शहर के लिए निकल गए। उसने बताया था कि अगले दिन सुबह तक वह घर वापस आ जाएंगे। शहर पहुंचती मामा को पता चला कि वह जो इलेक्ट्रिक सामान लेने गए थे उसे लेने में 3 दिन और लगेंगे, इसलिए मामा का शहर में रुकने का समय 1 दिन से 3 दिन का हो गया। मामा के शहर में होने की बात सुनकर मेरे माँ बाप ने उन्हें और 3-4 दिन के लिए घर पर रखने को कह दिया। अब अगले 1 हफ्ते तक मामा घर नहीं आने वाले थे। रोज छत पर सोने वाले मेरे नाना मामा के घर ना होने पर अपने कमरे में सोने लगे। उस रात मामी को मैं नाना के कमरे में जाते देखा, तब मैं उन पर ध्यान नहीं दिया था। आधी रात को मुझे अचानक प्यास लगी, इसीलिए मैं सोकर उठ गया पानी पीने के लिए। मैं रसोई में
जाने लगा। तब मैं मामी को नाना के कमरे से बाहर आते देखा, वह जूस लेकर जा रही थी। नाना के कमरे से अपने कमरे तक चलते हुए मैंने उन्हें देखा। उनका संतुलन बिगड़ने लगा। इससे पहले कि वो गिरती मैं उनका हाथ थाम लिया। मुझे देखकर मामी बहुत डर गई थी। मैंने उनके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठाया। फिर मैं उनसे पूछा, मामी तुम नाना के कमरे में जूस लेकर गई थी? इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है, और चादर ओढ़कर सो गई। मामी का आधी रात को नाना के कमरे से बाहर और उनका जूस लेकर जाना मुझे अलग ही इशारा कर रहा था। मामी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। अगली सुबह से ही मैं मामी से वही सवाल पूछने की कोशिश में था। दोपहर के 2 बजे नाना कुछ समय के लिए बाजार में सब्जी लेने चले गए। तब मामी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। घर में मामी और मैं अकेले थे। मैं मामी की रसोई में गया और अंदर जाते ही मैं उनसे पूछा, इतनी रात को आप नाना जी की कमरे में जूस लेकर क्यों गई थी? इस पर वह बोली, तुम्हारे नाना को खांसी आ रही थी इसीलिए उन्हें जूस देने गई थी। मामी बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही थी। यह मैं समझ गया था। जूस देने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते हैं। आप पूरे 5 से 6 घंटे नाना के कमरे में थी। इस घर में वास्तव में क्या चल रहा है, मुझे सच सच बताइए। यहाँ आने के बाद से रोज रात को मामा और आपके झगड़े मेरे कानों में पड़ते रहते हैं। आप मेरे मामा के साथ ऐसा क्या करती हो? मामा के घर ना होने पर दिन में भी आप नाना के कमरे में जाती हो, और अब तो आधी रात को 5 घंटे तक नाना के कमरे में थी। आपको मामा पसंद नहीं है? आपके मन में मामा के लिए कोई भावना है ही नहीं? मैं बहुत गुस्से में मामी से सवाल पूछ रहा था। तब वो बोली, तुम्हें जो समझो, कुछ बातें तुमने समझ ली हैं तो सुनो। तुम्हारे मामा मुझे रात भर बात करते रहते हैं, इसलिए मैं नाना जी के कमरे में जाती हूँ। वह मेरे पिताजी के समान है, इसलिए मैं उनकी सेवा करती हूँ। अब इसका जो मतलब समझना है तुम समझ लो। ऐसा कहकर मामी वहाँ से चली गई। वह मेरे सवालों का सीधा जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा खासा पति को छोड़कर वहाँ नाना की सेवा करना, उन्हें दूध देना, वह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 दिन और बीत गए। उस रात मामी मेरे सामने नाना के कमरे में गई। वह मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन नाना का एक दोस्त भी घर आया था। कुछ समय के लिए वो नाना को गांव की पंचायत में ले गया। मुझे पता था कि वहां नाना की काफी समय लगेगा, इसीलिए उनकी जल्दी घर पर लौटने की संभावना कम थी। तब मैंने एक बहाना बनाकर मामी को अपने साथ घर से बाहर ले जाने का फैसला किया। घर से निकलते समय मैं मामी से कहा था कि हमें बाजार जाना है, लेकिन बाजार जाने की बजाय मैं उन्हें अपने दोस्त के फार्म हाउस पर ले गया। फार्म हाउस पर पहुंचते ही मेरी नज़र मामी पर अटक गई। वहां पर हम दोनों ही थे। मामी मुझसे पूछने लगी कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं उन्हें बोला, मामी मुझे पता था कि घर में रहते हुए आप सच नहीं बोलोगी, इसलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। अभी के अभी मुझे सच सच बता दो कि आप नाना जी के लिए दूध, जूस और इतनी सेवा क्यों कर रही हो? क्या सच में मामा से रात भर बात करके अच्छा नहीं लगता सिर्फ, या कोई और कारण है? तब मामी ने मेरा हाथ पकड़ा और अचानक बोली, अरमान तुम बेवजह ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुम्हें एक बार जो बताया उसे मान लो। अब तुम्हें गांव आए काफी दिन हो गए हैं। यहाँ के मामले में दखल देने की बजाय तुम जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे नाना जी की तरह मुझे तुम्हारी भी सेवा करनी पड़ेगी। तुम्हारे नाना जी को मुझे अपनी और दूसरों की सेवा करवाना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम ज्यादा दिन यहाँ रुक सकते हो। मामी की बात सुनकर मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उनसे कहा, अगर आपको ये सब बातें मंजूर है तो मुझे क्यों नहीं होगी ऐसा? मैं खुश हो गई कि यह भी तो मेरा छोटा भाई जैसा ही भांजा है। अगर इसको दूध और जूस वगैरह दे दूंगी तो कौन सी बड़ी बात है। पर मैं अभी यही सोच रहा था कि मामी कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही थी। फिर मैं मामी पर नजर रखने का फैसला किया। उस दिन जैसे ही मैंने उन्हें फार्म हाउस पर लाया था वैसे ही उन्हें घर ले आया। उसके बाद मैं मामी से कहा कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ और शाम तक ही घर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर मैं घर से बाहर निकल गया। रास्ते में मेरी मुलाकात नाना जी से हो गई तो मैंने उन्हें भी वही बताया कि शाम को घर आऊंगा। मेरी जान, मुझको नाना
जी और मामी को अकेले छोड़ दिया था। नाना जी के घर पहुंचते ही मैं आधे रास्ते से ही घर की ओर लौट आया। उस दिन दोपहर के 3 से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं घर पर नजर रख रहा था। मामी नाना जी को कभी फल काट कर देती, कभी नाना जो फरमाइश करते वह ला कर देती, कभी कुछ बनाती तो कभी कुछ। मैं उन पर नजर रखने के बाद 9 बजे मैं घर गया। रोज की तरह मैं चुपचाप रात का खाना खाया। जल्दी जल्दी खाना खाकर मैंने दिखाया कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं अपने कमरे में तो चला गया, लेकिन जैसे ही नाना जी हाथ धोने के लिए रसोई में गए मैं धीरे से उनके कमरे में घुस गया, फिर उनके कमरे में छुपकर बैठ गया। लगभग 2 घंटे बाद मामी नाना जी के कमरे में आई। कुछ समय बाद मैं मामी को नाना जी के कमरे में जूस ले जाते देखा। नाना जी उनसे बहुत कठोर भाषा में बात कर रहे थे। वो उनसे नौकर की तरह बर्ताव करते हुए दिखाई दे रहे थे। लगातार 2 घंटे बाद मामी नाना जी के बादाम खिलाती रही, जूस पिलाती रही। नाना जी और मामी में क्या होता था ये सब मैंने देख लिया था। अगले दिन सुबह जब मामा घर आए तो मैं सबके सामने मामा से कहा, मामा जी अब आप और मामी हमारे साथ शहर में शिफ्ट हो जाए। पापा ने आपके लिए अच्छी नौकरी ढूंढ रखी है। नाना जी तो शहर में नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें अपना गांव प्यारा है। मामा ने शहर में शिफ्ट होने के लिए हाँ कर दिया। उनके हाँ सुनकर नाना जी बहुत चौंक गए। फिर उन्होंने मन ही मन में सोचा, कहानी बहू ने बेटे को बता तो नहीं दिया कि मैं बहू से नौकरों की तरह सेवा करवाता हूँ। फिर उन्होंने मामा से कहा, तुम और नीलम कहीं भी नहीं जाओगे, तुम दोनों चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेला कैसे रहूँगा। तब मैं नाना जी और मामी को यहाँ रहते हुए भी मामी की कोई कीमत नहीं है। आप तो उसे बिल्कुल नौकरानी की तरह बर्ताव करते हो। कल पूरा दिन में आप दोनों पर नजर रख रहा था। मामा को जो समय देना चाहिए वो मामी क्यों नहीं दे पा रही है। उन दोनों के बीच हमेशा झगड़ा क्यों होता है, इसका पता मैं लगा लिया है। नाना जी आप मामी को दिन भर नौकरों की तरह काम करवाते हैं। दिन में भी 5 घंटे आप बिना वजह उनसे कभी दूध कभी अपनी मनपसंद का खाना मंगवाते रहते हैं। रात को बिस्तर पर लेटी मामी की आंख लग जाती है, फिर मामी मामा से रात भर बात नहीं कर पाती, इसलिए उन दोनों में हमेशा झगड़ा होते हैं। यहाँ आने के बाद से मैं उनके झगड़े सुन ही नहीं रहा हूँ। नाना जी अगर आपको अपनी छोटी बहू की कोई कदर नहीं है तो फिर उसे पास रखने का क्या फायदा। मामा और मामी शहर में शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुनकर नाना जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बोले, रवि मुझे माफ कर दो, तुमने एक गरीब घर की लड़की से शादी की थी, इस वजह से मैं तुमसे बहुत नाराज हो गया था। वह अपने घर से 1 रुपए का भी दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए मैंने उसे नौकरानियों की तरह बर्ताव करके अपना गुस्सा निकल रहा था। मैं उसे जानबूझकर काम करवाता था ताकि वह थक जाए और रात में तुमसे बात ना कर सके, और इस वजह से तुम दोनों में झगड़े होते रहे और तुम उसे तलाक दे दो ताकि मैं किसी अच्छे घर की लड़की से तुम्हारी शादी कर सकूं जो बहुत सारा दहेज लेकर आए। मैं अपनी बेटी की खुशी में बाधा डाल रहा था। अब जब अरमान तुम दोनों को शहर ले जाने की बात कर रहा है तब मुझे तुम दोनों की कदर समझ में आई, सबसे ज्यादा तो बहू की। मैं हाथ जोड़कर तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों के बिना मैं यहाँ अकेला कैसे रहूँगा। उस समय नाना जी ने मामा और मामी के सामने हाथ जोड़ धा दिए। मामा और मामी ने नाना जी को माफ कर दिया क्योंकि नाना जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। नाना जी का छोटे मामा पर बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए मामी नाना जी की शिकायत मामा से नहीं करती थी। वह बाप बेटे के बीच में दरार नहीं डालना चाहती थी। वह सोचती थी कि आज नहीं तो कल नाना जी उन्हें समझ जाएंगे। इसी विचार में वह दिन काट रही थी। मामी ने अपने ससुर की गलती छुपाने के लिए खुद को मेरी नज़रों में गलत साबित कर रहा था, लेकिन उन्होंने नाना जी की गलती मेरे सामने आने नहीं दी। जब मुझे नाना जी के बर्ताव का एहसास हुआ तब मैं मामा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। मैंने जो कुछ बताया था मामा ने उसमें सहमति जताई। मेरा उद्देश्य था नाना जी को उनकी गलती का एहसास कराना। उस दिन के बाद नाना जी ने अपनी बहू को बहू का दर्जा देना शुरू कर दिया। उन्होंने मामी को उसके मायके की गरीबी के आधार पर ताना मारना हमेशा के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि मामी की सुंदरता और बड़े दिल का मायके की गरीबी से कोई संबंध नहीं था। यह नाना जी की समझ में आ गया था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।